नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, वक्फ विधेयक पर टकराव के आसार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वित्तीय विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। सबसे ज्यादा चर्चा वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है, जिसे सरकार ने सहयोगी दलों से चर्चा के बाद पारित कराने की योजना बनाई है। साथ ही नया आयकर विधेयक भी इसी सत्र में पारित हो सकता है। द्रमुक और दक्षिण भारत के दल लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर हंगामे के संकेत दे चुके हैं। द्रमुक का आरोप है कि जनसंख्या आधार परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सीटों में कमी आएगी, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने 1971 की जनगणना पर आधार बनाने की मांग की है। वक्फ विधेयक पर भी विवाद है, जहां मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, वही सरकार पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है। 3 भाषा फॉर्मूले पर भी दक्षिण भारत में विरोध जारी है, खासकर तमिलनाडु में। महू में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जुलूस के दौरान हिंसा, आगजनी और पथराव। धार्मिक नारेबाजी से भड़की महू में हिंसा, सेना ने संभाला मोर्चा। चैंपियंस ट्रॉफी ने टीम इंडिया की जीत के जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के महू में रविवार रात हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी और कई जगह पेट्रोल बम फेंके। हालत काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में सेना ने मोर्चा संभाला और 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। विधायक उषा ठाकुर ने बताया कि 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी की पहचान जारी है। हिंसा के दौरान 5 से 6 लोग घायल हो गए। विवाद की शुरुआत धार्मिक नारेबाजी और आतिशबाजी से हुई थी, जिसके बाद पथराव और आगजनी ने तुल पकड़ लिया। पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद और धान मंडी में वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रात भर हालात पर नजर रखे रहे। सोमवार सुबह प्रमुख बाजार खुल गए, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी सन्नाटा पसरा है। 4 धाम यात्रा में नहीं लगेगा वीआईपी दर्शन शुल्क, सरकार ने लिया फैसला। बद्रीनाथ केदारनाथ में खत्म हुई 300 रुपए वीआईपी शुल्क, सभी श्रद्धालु समान। 4 धाम यात्रा में इस बार वीआईपी दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति ने 2023 में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए शुल्क तय किया था, जिससे 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई थी। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने शुल्क व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया है। पिछले वर्ष वीआईपी शुल्क और पेटीएम से चंदा एकत्र करने पर सवाल उठे थे। साथ ही हजारों वीआईपी दर्शनार्थियों से शुल्क का लेखा जोखा रखना भी मुश्किल था। बीकेटीसी का मानना है कि धाम में सभी श्रद्धालु समान है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर 10 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। होली के बाद यात्रा पंजीकरण शुरू हो सकता है, जिसमें आधार नंबर अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग पोर्टल अपडेट करने में जुटा है। दिल्ली में गाजीपुर में गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम, हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे एम्बुलेंस समेत वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी 1 विनीत कुमार ने बताया कि घटना के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई टीमें जांच में जुटी है। एसीपी इंद्रापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि हत्या के विरोधी में गाजीपुर मंडी के पास हाईवे जाम कर दिया गया। यूपी गेट से NH 9 तक पुलिस और यातायात कर्मियों को तैनात किया गया। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अति आवश्यक वाहनों को निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा, शराब घोटाले में कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास और बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी ने सोमवार सुबह छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य भर में 14 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में समर्थन भूपेश बघेल के निवास पर जुटकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अदालत द्वारा बर्खास्त झूठे केस को लेकर अब ईडी ने छापेमारी की है। उन्होंने इसे कांग्रेस को रोकने का प्रयास बताया। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकंठ टैगोर ने ईडी पर भाजपा और आरएसएस के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी लंबे समय से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भूमिका नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली मेरठ यात्रा होगी आसान, सराय काले खास स्टेशन का निर्माण पूरा। आरआरटीएस के सराय काले खास स्टेशन का ट्रायल रन जल्द, सफर में बचेगा समय। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के सराय काले खास स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है। जल्द ही न्यू अशोकनगर से सराय काले खां के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होगा। जून के अंत तक इसे जनता के लिए खोलने की योजना है। इस परियोजना से सराय काले खां से मेरठ की यात्रा का समय कम होगा। अधिकारियों के अनुसार न्यू अशोकनगर से सराय काले खां के बीच ट्रैक का काम पूरा हो गया है और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम अंतिम चरण में है। स्टेशन का डिजाइन मोर के पंख से प्रेरित है और इसमें प्राकृतिक वेंटिलेशन व प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। स्टेशन पर सड़क और रेल परिवहन के सभी माध्यमों से कनेक्टिविटी होगी। फुटओवर ब्रिज को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो से जोड़ा गया है। यहां से गुरुग्राम, अलवर और पानीपत करनाल कॉरिडोर की भी शुरुआत होगी। भाजपा शासित राज्यों ने इन परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की उम्मीद है। भाजपा सरकार में मिली थी इस्पात संयंत्र के लिए जमीन, अब तस्करी में फंसी अभिनेत्री रान्या राव। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव को इस्पात षड्यंत्र स्थापित करने के लिए पिछली भाजपा सरकार ने फरवरी 2023 में जमीन आवंटित की थी। रान्या राव को दुबई से सोने की तस्करी के आरोप में हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 12.56 करोड़ रुपए मूल्य का 14.2 किलो सोना बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार रान्या राव ने पिछले 1 साल से 30 से अधिक बार दुबई की यात्रा की थी। तस्करी के लिए वह विशेष बेल्ट और मॉडिफाइड जैकेट का प्रयोग करती थी। डीआरआई की जांच में खुलासा हुआ है कि 1 किलो सोने की तस्करी के बदले उन्हें 1 लाख रुपए मिलते थे। रान्या राव कर्नाटक के डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। गिरफ्तारी के बाद डीआरआई ने उनके घर पर छापेमारी की है। मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है क्योंकि जमीन आवंटन भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। अक्षय तृतीया पर राम मंदिर परिसर में होगी 16 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर का निर्माण 15 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। शिखर का काम 80% पूरा। राम जन्मभूमि परिषद में बनने वाले 16 मंदिरों की मूर्तियां जयपुर में तैयार हो चुकी है। अप्रैल के अंत तक सभी मूर्तियां अयोध्या पहुंच जाएंगी। अक्षय तृतीया पर सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एक साथ होने की संभावना है, जबकि राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी से पहले हो सकती है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर सहित परिषद में 16 अन्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक मूर्ति तुलसीदास की स्थापित हो चुकी है। बाकी मूर्तियां 15 से 25 अप्रैल के बीच अयोध्या पहुंचेगी। मंदिर के शिखर का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही ध्वज दंड स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य 15 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। महाकुंभ के कारण निर्माण में थोड़ी देरी हुई है। रामकथा संग्रहालय के 20 गलियारों का निर्माण भी जारी है, जिसे पूरा करने में 1 साल लगेगा। निर्माण समिति का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होगा। उत्तराखंड और हिमाचल में हिमस्खलन का खतरा। दिल्ली और गंगा के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का अनुमान। मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है और असर हर तरफ दिखने लगा है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर है तो तटीय इलाकों में गर्मी और अपना रंग दिखा रही है। अगले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल में आंधी बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल, असम, मेघालय और सिक्किम में भी बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक में भी बारिश के आसार है। वहीं दिल्ली और गंगा के मैदानी इलाकों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। गर्मी की बात करें तो गुजरात, कर्नाटक और पुदुचेरी में भीषण तपेश का अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सचेत रहने की हिदायत दी है, खासकर बुजुर्गों, बीमारों और श्रमिकों के लिए। पिछले साल तापमान में 50 डिग्री तक की छलांग लगाई थी, जिससे हजारों लोग अस्पताल पहुंचे थे। इस बार हालत और भी गंभीर हो सकते हैं। 2025 में आ सकती है पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त। डीबीटी अपडेट न होने तो अटक सकते हैं पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार की किश्त दी जाती है, जिससे कुल 6,000 रुपए का वार्षिक लाभ मिलता है। ये राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब योजना से जुड़े किसानों को 20वीं किश्त का इंतजार है। पिछली 19वीं किश्त 24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, जबकि 18वीं किश्त 5 अक्टूबर 2024 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। आमतौर पर 4 महीने में किश्त जारी की जाती है। ऐसे में अनुमान है कि 20वीं किश्त जून 2025 में आ सकती है। हालांकि अभी तक आपराधिक पुष्टि नहीं हुई है। किश्त प्राप्त करने के लिए किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सक्रिय हो, अन्यथा राशि अटक सकती है। इसलिए समय रहते बैंक खाते में डीबीटी एक्टिवेट करवा ले। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।